या सही मायनों में क्यों डरते हैं? एक अनसीन अदृश्य शक्ति है जिससे उनको डर लगता है। तो डिबेट भी होती है तो बहुत खाना पूरी के लिए होती है। और इस देश में ऐसे मुद्दों से शायद लोग इसलिए भी डरते हैं कि समय समय पे जब भी इस किस्म के मुद्दे उठे या ऐसे लोग पैदा हुए, या तो वो राजनीतिक तौर पे समाप्त कर दिए गए या एलिमिनेट हो गए। जो आज की पृष्ठभूमि है, जिस महिला का हम लोग नाम ले रहे हैं, और आज कितनी अकूत संपत्ति है, और संपत्ति के बारे में तो चलिए मैं मानता हूं कि और भी बहुत लोग हैं इस देश में, बड़े बड़े नेता, जिनके ऊपर आज तक जांच नहीं हुई। लेकिन एक होता है पॉलिटिकल करप्शन और एक होता है पॉलिटिकल असैसिनेशन। तो अगर आज की इस कांग्रेस पार्टी और इस इटालियन महिला को समझना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब हम जाएंगे तो हमको लगेगा कि ये जो बातें आती रहती हैं बीच बीच में कि किस तरीके से भारत के एक परिवार के अंदर एक महिला को प्लांट किया गया, उसके पीछे कौन सी शक्तियां थी, कैसी शक्तियां थी, उसका आप एक नमूना देखिए। और फिर मैं एक साधारण जनमानस से कहता हूं कि एक आम भाषा में उसको कनेक्ट करिए तो आप लगेगा कि आज की जो स्थिति है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। आप देखिए कि 1968 25 फरवरी 1968 में एक इटालियन महिला से भारत के प्रधानमंत्री के बेटे की शादी होती है, और ये शादी होती है और उसके बाद वो महिला हिंदुस्तान आ जाती है। और सब जानते हैं कि उस महिला के पिताजी क्या थे, नाजी की फोर्स में थे, तमाम सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं अगर इन घटनाओं को देखता हूं तब भी मुझे लगता है कि आज जो स्थिति बनी है उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो देखिए। 1968 में ये महिला शादी करती है, कुछ दिन राजीव गांधी के साथ रहती है, राजीव गांधी अपने पायलट का काम करते हैं, फिर ये हिंदुस्तान आ जाती है, और फिर उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ही रहती है। जब ये हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के साथ रह रही थी, आप उस दिन को याद कीजिए, उस वक्त को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी, मुझे आज भी याद है अश्विनी भाई, ये लोग कम बात जानते हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हूं, आप सब जानते हैं। संजय गांधी अलीगढ़ आए थे और संजय गांधी ने उस वक्त की जो स्टूडेंट लीडरशिप थी उसको बड़ा फटकारा था, और वो अलीगढ़ आए, और अलीगढ़ के पास जहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री समाप्त होती है उससे थोड़ा दूर उन्होंने अलीगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये लोगों को नहीं पता, और वो वहां नींव रख के गए। और उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में जो लीडरशिप थी उस लीडरशिप के साथ मैं काफी उठा बैठा हूं लंबे वक्त तक, उसमें काफी लोग जिंदा भी हैं, काफी लोग चले गए। तो ये गोलमेथी चौक के ऊपर वो लीडर सब बैठे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। तो आर के धवन साहब ने कहा कि आप बताइए भाई, आप लोगों को क्या चाहिए, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। तो जब ये जो सफदरजंग वाला मकान था उसमें जब वो सारे लीडरशिप गए, और उस जमाने आप जानते हैं कोई ब्लैक कैट वगैरह का मसला नहीं था, तो ये सब लोग वहां बैठे हुए थे उनके गेस्ट उसमें रिसेप्शन पर। तो काफी देर के बाद राजीव गांधी वहां वो संजय गांधी आए, और संजय गांधी के हाथ में एक कुत्ता था छोटा सा गोद में, और उन्होंने पूछा भाई आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा साहब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? कि नहीं साहब हमें ये बात करनी है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ग्रांट कौन देता है? कि यूजीसी देता है। तो फिर आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद उसने जो कुर्सी खाली थी उस पर वो अपने कुत्ते को बिठाया और फिर वो चला गया, और फिर संजय गांधी लौटा नहीं, और वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर उठ के चले आए। उस जमाने में अलीगढ़ में ये सब सुनते थे उन लोगों के मुंह से। तो एक छवि बनी संजय गांधी की, और खासतौर से जो 75 की इमरजेंसी लगी उसमें आप सबको पता है कि वो जो आपका जामा मस्जिद का इलाका था वहां कैसे जो उनकी दोस्त थी, जो बाद में जो ये जो फिल्म स्टार है उसकी माँ थी, वो सलमा सुल करके नाम था उनका, रुखसाना सुल्ताना, और वहां वो नसबंदी का मामला हुआ, गोली चली। तो संजय गांधी का एक राइट विंगर, एक हिंदूवादी चेहरा था। आप सोचिए कि 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश होता है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, जिसकी ना तो कोई रिपोर्ट आई, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई कमीशन बैठा, और संजय गांधी की मौत हो गई सफदरजंग एयरपोर्ट के पास वो फ्लाइंग क्लब में अपने जहाज उड़ाते में। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप देखिए कि उसके बाद में
आप फिर 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आप देखें राजीव गांधी की हत्या हो गई। फिर आप देखें कि जो दो पोटेंशियल कैंडिडेट थे भारत में, राजेश पायलट, वो भारत का गृह मंत्री था, वो जयपुर के रास्ते में उनकी कार टकरा जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। न कोई पोस्टमार्टम होता है, न कोई कमीशन बनता है, न कोई इंक्वायरी होती है। फिर यकायक हमारे 5 दोस्त थे, उसमें बेहतरीन पत्रकार थे, और माधवराव सिंधिया का नया जहाज था, और वो जा रहे थे मैनपुरी के पास। उस जहाज के अंदर गड़बड़ होती है और 5 पत्रकार और माधवराव सिंधिया जो हैं, 31 सितंबर 2001 को उनकी मौत हो जाती है। अब आप जरा दूसरी तरफ रुख करें कि आप सोचिए कि प्रियंका की शादी 1997 में होती है, 18 फरवरी को। मुरादाबाद के एक परिवार जो पीतल का काम करता था, उनका नाम था राजेंद्र वाड्रा, और इनका परिवार सियालकोट से भाग के आया था जब वहां हिंदुओं को मारा जा रहा था। अब ये राजेंद्र वाड्रा के बारे में थोड़ी सी 2 बातों से आपको लगेगा कि हिंट मिल जाएगी, और ये जितने भी तथ्य मैं कह रहा हूं ये सब अवेलेबल हैं, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। आप देखिए कि राजेंद्र वाड्रा 1997 में प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से शादी होती है। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा 21 जनवरी 2002 को आउटलुक मैगजीन, जिसके एडिटर थे अंग्रेजी के विनोद मेहता साहब, पत्रकार, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। वो ये कहते हैं कि मैं किसी इटालियन माफिया से डरता नहीं हूं, ये उन्होंने कहा है। अब राजेंद्र वाड्रा की पत्नी कौन है ये किसी को नहीं पता, जो आज जीवित है। उनकी पत्नी का नाम था मॉरीन वाड्रा, जो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। और अब आप देखिए कि राजेंद्र वाड्रा 2002 में ये स्टेटमेंट देते हैं, और 2009 में ये जो ग्रीन पार्क, जो एम्स वाली रोड है, इसके ऊपर एक मार्केट है यूसुफ सराय मार्केट। इस यूसुफ सराय मार्केट के एक छोटे से होटल में फंदा लगा करके उनकी शरीर लटका हुआ पंखे से मिला 2009 में। अब वो मर जाते हैं। फिर रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, और फिर रॉबर्ट वाड्रा के भाई, उनकी बहन 2001 में उनकी बहन कार से एक्सीडेंट में मारी जाती है, यानी प्रियंका की नंद। फिर 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रिचर्ड सुसाइड कर लेते हैं। ये हत्याओं का सिलसिला रुका नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबकी हत्याएं हो गई, पिता की हो गई, बहन की हो गई, भाई की हो गई, कोई परवाह। सिर्फ स्कॉटलैंड यार्ड की उस लेडी जो उसकी वाटर की मां है, वो सुरक्षित है, और ये दोनों के बीच में बड़े अब इस पृष्ठभूमि में इस महिला ने अपना राजनीतिक जिस तरीके से एम्पायर को फैलाया, और किस तरीके से ये महसूस दिया कि ये तो गांधी उनकी बहू है, उनकी बहू है। और राजीव गांधी की हत्या का एक और नग्न सच बताता हूं मैं, कि जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई है, उस हत्या के दिन 21 मई 1991 में हुई। अश्वनी भाई, हम तमाम लोग साधारण परिवार के हैं, और रॉबर्ट वाड्रा भी बड़े साधारण परिवार का था। और ये जो मैडम आई है इटली से, ये कोई बहुत अमीर नहीं थी, बहुत छोटे घराने की थी। जिसका पति मर जाए, उस घर में महीनों में समझता हूं कि लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते, कम से कम पत्नी तो नहीं रहती। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में हत्या होती है, और उसके बाद पूरे देश में मातम छा जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, 21 मई से 21 जून के बीच में मात्र 1 महीना है। 21 मई 1991 में बम ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या होती है, और मात्र 1 महीने में 21 जून 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन बन जाती है। और उसमें चिदम्बरम ट्रस्टी है, उसमें सोनिया ट्रस्टी है, उसमें प्रियंका ट्रस्टी है, उसमें राहुल ट्रस्टी है। यकायक 1 महीने में। आपको लगता है कि कोई साधारण परिवारों में
या सही बात। एक महीने में पति की डेथ हो और उसका अभी 13वीं न हुई हो, और आपने भारत की जो जितनी व्यवस्था है उसमें एक महीने में आपने एक फाउंडेशन भी खड़ी कर दी। हम लोग बनाए तो महीनों लग जाते हैं, ये कागज लाइए वो कागज लाइए। तो ये मैं पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि इस बैकग्राउंड में अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारतीय राजनीति में जो ये परिवार के नाम पे चल रहा है, जो गांधी के नाम पे चल रहा है, जो बार बार में कहा जाता है मैं गांधी की बहू, मैं गांधी की बहू। इंदिरा गांधी जेल गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी करप्शन में जेल नहीं गई थी, वो अपने पॉलिटिकल उसके लिए गई थी। तो यहां पे लोग जेल जाने के बाद कहते हैं इंदिरा गांधी भी तो मेरी मेरी सास भी तो जेल गई थी। इंदिरा गांधी ने चोरी नहीं की थी, पैसे का करप्शन नहीं था उनके ऊपर। तो सोनिया गांधी और ये पूरा परिवार जो पीतल की छोटी सी नगरी थी, कुछ आर्ट वार्ट बनाते थे, और आज डिफेंस कॉलोनी के अंदर उनकी बड़ी बड़ी गैलरीज हैं। और आप जानते हैं कि आर्ट का एक बड़ा जबरदस्त माफिया ये है कि आप आर्ट बनाइए, ड्राइंग बनाइए। मैंने सुना था क्या कहते हैं कि हम्म। वो एक जो हमारे केरल के मंत्री थे, वो शायद सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनकी पत्नी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाती थी और एयर इंडिया करोड़ों में खरीदता था। हम्म। हम्म। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। अब रही बात जो आपने कहा कि खासतौर से बहुत सारे लीडर्स की बात है, महाराष्ट्र में भी कई ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस में थे बाद में चले गए, वो भी दलदल में फंसे हुए हैं और बहुत खुले घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस परिवार के बारे में सवाल उठाने वाले लोग क्यों गायब होते रहे हैं? क्यों भारत की व्यवस्था डरती है? क्यों भारत का जुडिशरी डरता है? क्यों भारत की संसद डरती है कि जब भी कोई बात आती है तो यकायक इधर उधर की बातें होने लगती हैं और इतना हंगामा क्रिएट कर दिया जाता है कि जो एजेंसीज होती हैं वो बड़ा डर डर के सवाल करती हैं। मेरा मानना यह है कि ये एक, अगर आप परंपरा देखें कांग्रेस पार्टी की, तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो 2 बार प्रधानमंत्री वो इस तरह से बने कि आपको याद है कि पटेल साहब को 12 वोट मिले थे हम्म। हम्म। और उनको वोट हम्म। नहीं मिला था। तो वोट नहीं गांधी मिला। जी ने मिलकर के पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि अंग्रेजों से पहले तय हो चुका था कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर में हमें से प्रधानमंत्री बनाना है। तो हम्म। झूठ से, मक्कारी से, फरेब से जवाहरलाल नेहरू 1946 में प्रधानमंत्री बने। हम्म। और जब चुनाव हुआ तो इस परिवार का आदमी जब जब प्रधानमंत्री बना, जब इसने एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी राष्ट्रीय फिगर की हत्या की, तो इन्होंने 1946 में पटेल की पॉलिटिकल हत्या की, हम्म। उसके बाद प्रधानमंत्री बने। और जब चुन के आए तो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस को समाप्त कर दिया इन्होंने। जो सुभाष चंद्र बोस 1943 में देश को आजाद की बात करता है और घोषणा करके प्रधानमंत्री बनता है, रेवेन्यू टिकट चलाता है, बैंक खोलता है, सब करता है, वो जब सीन से हट गए तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। और फिर जवाहरलाल नेहरू जब बने तो फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को बनाना था। तो इंदिरा गांधी ने किस तरीके से 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की हत्या ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई और फिर इंदिरा गांधी बनी। और उसके इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तब राजीव गांधी बने। उसके पहले भाई साहब ये बाबा साहब अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किनारे लगा चुके थे। नहीं नहीं, मैं खासतौर से हाँ। प्रधानमंत्री बनने में जो आदमी रोड़ा बना उसको हटाने की बात कर रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि इस परिवार की अगर आप इतिहास देखें तो गांधी परिवार का आदमी प्रधानमंत्री ही जब बना जब किसी के परिवार की बलि चढ़ गई। अब सवाल यह है कि राजीव गांधी की बलि चढ़ गई तो अब प्रधानमंत्री कौन बने? तब से कोई गांधी परिवार का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो इस महिला को समझ में आ गया कि मेरा बेटा बन नहीं सकता है, तब ये स्टूज पैदा हुए। तो जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लायक थे उनको सबको लाइन से हटा दिया गया। अब एक ऐसा आदमी चाहिए था जो दिखने में तो प्रधानमंत्री हो, अखबार कागज पे तो प्रधानमंत्री हो, लेकिन पावर मेरे पास हो। तो सारा का सारा पीएमओ तो वही चलाते थे। तो ये यहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे सिर्फ भारत की, आप कह सकते हैं संपत्ति या भारत के खजाने या भारत का ट्रेजर या भारत के जो पुरातत्व की महत्व की मूर्तियां, यही सब नहीं गायब हुआ है। इस सब गायब करने के लिए जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था भारत के, जो जिसे कहते हैं चाटुकार स्वार्थी मक्कार नेताओं का एक जाल बिछाया गया। और जितने भी हार्डकोर पुराने कांग्रेसी थे जो भारत की वैल्यू से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग नहीं थे, बड़े राष्ट्रवादी लोग थे, चाहे साठे साहब हो चाहे गाडगिल साहब हो, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को हटा करके जो चाटुकार और दलाल जिसे कह सकते हैं, जो पिंप कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल पिंप होते हैं, उनको लाके रखा। वो कोई क्रिकेट में भी एक आदमी था उसको भी लाके रखा जिनका कोई लेना देना नहीं था। और फिर उसको कंट्रोल करना आसान हो गया
क्योंकि ये जितने भी इस वक्त हैं ये बेपेंदी के लोटे हैं कांग्रेस के अंदर, किसी के अंदर भी जो रीढ़ की हड्डी नहीं है जो बात कह सके। तो इन सबको रखा और कांग्रेस चलाई। प्रणब मुखर्जी आखिर में प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उनको भी हटाया किसी तरीके से रास्ते से। तो एक ऐसी कांग्रेस क्रिएट कर दी कि वो कांग्रेस सिर्फ इनके टुकड़ों पे पले और अपनी आवाज बंद रखे, और वो एक लंबी ढांचा हो गया। अब ये तमाम शुरू हुआ। अब उसके बाद आपने देखा कि कॉमनवेल्थ का मामला आया तो उसमें क्या हुआ, वो सब लोग स्टूज पाले गए थे और सबके मुंह बंद करे गए। इसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा आगे आए और फिर उनको कैसे सरकारों ने मदद की, और ये जो यहाँ ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत उनको क्या क्या दिया गया और उनके परिवार में किसको शामिल किया गया। तो इन सब बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये परिवार ने इस देश को ना तो राजनीतिक तौर पे बल्कि इस देश की जो 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 सिक्योरिटी एप्रेस था उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया। इसी तरह वो 26/11 हुआ, उसमें आप सबको पता है वो पूरी चीजें खुल के आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक सत्ता पर रहने से जो भारतीय थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनको बहुत ज्यादा पता नहीं था क्योंकि वो सत्ता के कभी आसपास नहीं रहे। और जो 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 आप जैसे लोग या और आरएसएन जीडी ऐसे लोगों को जो भी कुछ होता था तो लोग उनकी बात को ज्यादा तूल नहीं देते थे कि भाई ये तो चलिए पॉलिटिकल कमेंटेटर कहते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा 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 डर पैदा कर दिया भारतीय समाज में कि कोई आदमी बोले नहीं, हर आदमी चुप रहे। और इतने नेक्सेस नीचे तक घुसे हुए हैं, वो जुडिशरी में हो, वो पुलिस में हो, वो और जगह हो, और जितने भी जिसे कह सकते हैं कि एंटी नेशनल जो नहीं राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतें थी उनको मजबूत किया गया। किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म विभूषण, किसी को कोई अवार्ड, किसी को कोई अवार्ड दे करके मुंह बंद किया गया। अब सवाल यह है कि भारत का मीडिया आज जो हम देखते हैं कि 250-300 चैनल हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन वो 250-300 चैनलों में बहुत कम एक आधी कोई 2 चैनल होंगे जो अपने आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते होंगे। ज्यादातर का सरकारों पे दबाव रहता है, सरकार उनको ब्लैकमेल करती है। तो इसी तरीके से फिर वो एनडीटीवी खुला, आप सबको पता है वो कैसे खुला, भास्कर घोष ने क्या किया एज ए सेक्रेटरी होते हुए, फिर वहां किस तरीके से एक महिला को वो ऋचा पंत थी, फिर वो कारगिल की वॉर हुई उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया। दिस इज द बैकग्राउंड। अब आते हैं हम करप्शन के ऊपर, तो जिसे हम ये कहते हैं कि जो जो उस दौड़ में शामिल था, जो जो इनको जानता था उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया या पार्टनर बना लिया। अब धीरे 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 आप ये देखिए कि एक नहीं कई सारे हैं, और आप तो इस मामले में मुझसे ज्यादा जानकार हैं कि इस करप्शन में कितने सारे खेल हैं और कितनी कितनी जगह खेल हो रहे हैं। यहां तक भी है कि वो हेरल्ड हाउस वाला जो आपने देखा, वो हेरल्ड हाउस की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को आपने अखबार का ऑफिस बनाया और बाकी आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पासपोर्ट ऑफिस को दे दिया और उसका करोड़ों रुपया किराया। तो जिसके बारे में आज ये सेंट्रल विस्ता की बात हो रही है उसमें यही तो कहा जा रहा है कि भारत सरकार के, केंद्रीय सरकार के कई कार्यालय जो अलग अलग प्राइवेट प्रॉपर्टी में बने हुए हैं उसका 1000 करोड़ रुपया सालाना का किराया जाता है। तो ये विस्टा का जो विरोध है उसके पीछे भी यही मानसिकता है कि जिसको भी आप हाथ डालेंगे उसमें कोई ना कोई इनका स्टूज बैठा हुआ होगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी उसके पास है और करोड़ों रुपया उसे सरकार से किराए के तौर पे भी मिल रहा है। तो इसके विरोध के पीछे कारण यह है कि वो लोग बेरोजगार होंगे। तो अब क्योंकि ये 2014 का एक्सपेक्टेड नहीं था, 2014 हो गया, सरकार आ गई, तो इस सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सरकार चुनाव जीती है किसी खास कारण से। ये चुनाव जीती इसलिए नहीं थी कि भाई इन्हें भी राज करना है। तो जिन मुद्दों पे सरकार ने चुनाव जीता और तमाम हमने वो जीजा जी और वो तमाम किताबें निकल रही थी और सीडी निकल रही थी, वो सब इलेक्शन तक तो रहा। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे लीडर, अगर हम इस देश में इस वक्त जो सरकार है उसमें 2 लोगों को अलग कर दें, उसमें अमित शाह और मोदी को अलग कर दें, तो बाकी तो जो बीजेपी का सिस्टम पिछले कई सौ सालों से चल रहा था, यहां आपस में मिलीजुली भगत चल रही थी, वही चल रहा था। तो ये तो दोनों लोग बाहर से आए, तो इनका दिल्ली के ना तो लुटियन जोन पे कब्जा था ना मीडिया पे कब्जा था, तो आपस के अंदर का जो मेल जोल था वो चल रहा था। लेकिन आप ये देखें कि उन लोगों ने भी मदद की बचाने में, उन लोगों ने भी खेल किया। वो अब इस धरती पर नहीं है, ये एक अलग बात है। वो तमाम सारे लोग कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ मिले हुए थे जब ये दोनों शख्सियत दिल्ली की राजनीति में नहीं थी। लेकिन वो एक अलग बात है कि उनकी उनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये तमाम सारी चीजें थी इस बैकग्राउंड के अंदर। नरेंद्र मोदी को इस पूरे एपरेटस को समझना बड़ा मुश्किल काम था।
कैसे जज अपॉइंट हो जाते हैं, कैसे लॉ मिनिस्टर, कुछ 5-7 लोग ही लॉ मिनिस्टर बनते हैं, बीजेपी से बनता है तो भी एक ही आदमी बनता है, और कांग्रेस से बनता है तो भी वो 2-3 ही लोग बनते हैं, और वही लोग जज अपॉइंट करते हैं, और फिर वही चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, और फिर उनके सामने वो केस लड़ने भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का एक ऑर्गेनाइज रैकेट कह सकते हैं, और वो चलता रहता है। लिहाजा क्या किसी इंक्वायरी के बारे में कोर्ट ने कोई प्रोएक्टिवनेस दिखाई? जिस तरीके से गुजरात के दंगों पे सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने बड़ी प्रोएक्टिवनेस दिखाई। हमको पता है वीरभद्र सिंह ने अपनी बेटी को किस तरीके से गुजरात में जज बना के भेजा था कि वहां जाके नरेंद्र मोदी को फंसाओ। तो ये शायद ये दोनों के पास में जो यहाँ पकड़ होनी चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है कि 2014 से 19 तक तो वो यहाँ का सिस्टम और अपनी पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग थे जिनके लिंक बाहर से मिले हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते थे, तो अब शायद 2019 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस तरफ वो बढ़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि हमारे देश में इस परिवार के किसी किस्म के करप्शन की बात करना के ऊपर एक अनसीन कैप लगी हुई है कि नहीं भाई इस पे बात नहीं करनी है, सब पे बात करो, ये है लालू पे बात करो, मुलायम पे बात करो, उनको जेल करो, लेकिन इस महारानी पे बात नहीं करनी है। और इसके साथ में तमाम लोग अटैच हैं, कोई अमेरिका में कोई जो है वो कौन सा कमीशन है उसके चेयरमैन है, वो सडनली आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर बड़े बड़े लोग आर्टिकल लिखने लगेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लॉ के आदमी हैं, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। एक कमीशन बना था हरियाणा के अंदर वाड्रा के ऊपर कि साहब वो जमीनों का मामला है, तो हम ये देखते हैं कि ये बन जाता है, फिर वो ठंडे बस्ते में रखा रहता है। अब इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है, क्या नहीं होती है? लेकिन अब तक कितने केस चल रहे हैं, कितने घोटालों के चल रहे हैं इस देश में। एक संत, उस संत ने की जाती शख्सियत को मैं नहीं जानता, एक संत, उसके ऊपर किसी 6 शहरों को छोड़कर किसी महिला ने, किसी लड़की ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ की थी। इस बुनियाद पर वो आदमी 10-12 साल से जेल में है, उसको जमानत नहीं मिलती। मुल्ला जी की जमानत हो जाती है, और चर्च के अंदर रहने वाले फादर की जमानत हो जाती है, और रात के 2 बजे शंकराचार्य को पकड़ करके बलात्कार के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है इस देश के अंदर कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जो लुटेरों का शहर है, देश है, वो लोग भारत में आकर के भारत के लोगों को धर्म के बारे में बता रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, और एक भीड़ ने उस परिवार की हत्या कर दी। तो आपने उसमें जो एक आदमी था, उस आदमी को पकड़ के पिछले 29 साल से जेल में डाल रखा है, उसको जमानत नहीं मिल रही, वो चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, कहा है भीड़ ने मारा है। तो और उनके जो मरे, उनकी जो पत्नी थी ग्रेमस्टेन की, उनको आपने पद्मश्री दे दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये जो करप्शन है, इन सब बड़े करप्शन या इन सारी घटनाओं के पीछे बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन भारत का व्यवस्था, भारत की पुलिस, भारत की जुडिशरी, एक जो रोल उसका होना चाहिए था, वो राष्ट्र को बचाने का काम नहीं करती। कभी कभी लगता है वो सिर्फ कुछ लोगों को बचाने का काम करती है, कुछ लोगों के लिए प्रोएक्टिव होती है, कुछ लोगों के सजा दिलवाने में उसका बड़ा वो होता है, और कुछ लोगों के बारे में वो जवाब नहीं पूछती। तो जहां वो सुओ मोटो ले लेते हैं कि भाई जली कट्टू पे सुओ मोटो ले लेते हैं, दही हांडी पे सुओ मोटो ले लेते हैं, वो ये नहीं पूछते कि भाई ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, क्या इसके ऊपर डे टू डे सुनवाई नहीं हो सकती? मैं मानता हूं कि राजनीतिक लोगों के अपने छोटे मोटे स्वार्थ और कुछ कारण होते हैं कि कब करना है, कब नहीं करना है, कब हमें पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन इस एंटीना माइनो नाम की जो महिला है, जिसे सोनिया गांधी के नाम से भारत में प्रचार किया गया और उसे घुमाया गया कि देखो ये तो उनकी बहू है, भारत की अपने ही बीच की महिला जो उनके छोटे बेटे की पत्नी थी, उसको भारत के लोगों ने बहू नहीं माना, लेकिन इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया जैसे यही बहू है। वो कैसी भी थी लेकिन भारतीय थी, भारतीय पिता थे उसके, लेकिन इसका कोई पता नहीं, लेकिन इसको बहू बना के घुमाया, क्योंकि हमारे यहाँ भावनाओं से बहुत खेला जाता है। सफेद साड़ी पहन के घूम रहे तो बरिक हो गया। अब आजकल सुना है कि उनकी पोती जो है वो ये कहती है कि मैं तो उनकी इंदिरा गांधी की वारिस हूं, इसलिए कि मेरी नाक उनसे मिलती है। ये अजीब कहानी है। मतलब ये देश में राजनीति का लेवल है हमारे यहाँ कि उनकी नाक मिलती है तो भाई इसको प्रधानमंत्री बना दो, और ये मूर्ख पप्पू जो है वो राजीव का बेटा है तो उसको बना दो। जैसे कोई हमें उपहार में कोई चीज देनी है, उपहार में देनी है तो उसे कोई टॉय दिला दो, कोई खिलौना दिला दो यार, देश को खिलौना मत बनाओ यार। तो सवाल यह है कि कितने मुकदमे इन पे चल रहे हैं,
कैसे कैसे मुकदमे चल रहे हैं, क्या सच में उन पे कोई एफआईआर हुई है, क्या सच में कोर्ट में कोई फैसला है, क्या कुछ सिर्फ सिर्फ दिखाने के लिए हेरल्ड केस में हुआ मामला और फिर जमानत मिल गई और वो घूम रहे हैं। और वो हमारे यहाँ तो किसी को जमानत मिलती है वो बेचारा समाज में बाहर नहीं निकलता है, यहाँ तो धड़ल्ले से क्या कहते हैं सारे काम हो रहे हैं दुनिया के और नए नए कार हो रहे हैं। मैंने तो इसके अलावा उस मुद्दे को भी उठाया कि आपने एक दुश्मन देश के साथ में पार्टी टू पार्टी कैसे समझौता कर लिया है और वो चल रहा है। देश में संकट है डोकलाम का और लड़का वहां उस देश के हाई कमीशन से मिलने जा रहा है। तो ये इस पस मंजर में अगर आप देखें तो हमें लगेगा क्या हम बनाना स्टेट है, क्या ये देश है भी, क्या देश में संविधान है, देश में सरकार है, देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। लेकिन गरीब आदमी की फांसी का, गरीब आदमी के बलात्कार की सजा का, गरीब आदमी की चोरी का तत्काल हो जाता है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो ओरिजिनल गांधी थे उनके परिवार की एक लड़की ने जो घपला किया, जो चीटिंग की, उसमें उतने करोड़ रुपए वसूले भी गए और 7 साल की सजा हो गई। यहां तो एक बड़ा क्लास चीज है, उसकी मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे जब कुछ एक आईजी डीआईजी से मेरी एक बात हुई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा रूप यह है कि आपने 50 लोगों को मारा, प्रॉपर्टी छीनी, सब कुछ कर लिया और उस प्रॉपर्टी को बना के अपने घर वालों को दे दिया। अब आप घूम रहे हैं तो आप पे मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी वैसे ही है। आप 10 साल 5 साल रह भी गए जेल में तो कोई फर्क नहीं, आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। तो फिर ये योगी से उन्होंने कहा कि हमने योगी के दौर में देखा कि ये प्रॉपर्टी भी डैमेज कर रहे हैं जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है। ये मध्य प्रदेश के डीआईजी ने भी करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि लालू ने अगर करोड़ों का घोटाला किया तो आपने फाइन लगा दिया 10,000 रुपए और 10 साल की सजा। वो 10 साल अगर जेल में भी रहे आए मेरे भाई तो करोड़ों करोड़ों उनकी अरबों 7 पुश्तों का आपने इंतजाम कर दिया। तो ये जो राजनीति है इसमें राजनीति से ज्यादा जुडिशरी का भी रोल है। सरकारें जब करती हैं तो उसको ये हो सकता है कि भाई ये पॉलिटिकल आप दूसरे से ले, लेकिन जो केसेस हैं उसमें कोर्ट इतनी देर में क्यों फैसला देती है, उसमें क्यों आप इनको जमानत दे देते हैं। आप एक आम आदमी को तो जमानत आप नहीं देते हैं। तो ये वही बात जो आपने शुरू में कहा कि अगर ये चोर है, चीटिंग की है तो बाहर क्यों है, और बाहर है तो फिर मुकदमा इन पे क्यों चल रहा है। तो उन मुकदमों की बारीकियां मैं चाहता हूं आप बताएं, वो किस स्टेज पे हैं और किस किस्म के मुकदमों में हैं। क्या वो सच में सोनिया गांधी जिसने भारत की तमाम पुरातत्व की मूर्तियों को किस तरीके से यहां से बाहर भेजा, किस तरीके से यहां मनमोहन सिंह के जमाने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें पता चल गया खजाना है तो वहां खुदाई करवा दी खजाने की लेकर के। तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि क्या इस देश की तमाम संपत्तियों को लूटना, ट्रेजर को लूटना, एक्सचेकर को लूटना और राजीव गांधी फाउंडेशन में जनरल बजट से 100 करोड़ रुपए का आवंटन करा लेना, हर मिनिस्ट्री से उसमें डोनेशन डलवाना, ये कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक छोटी सी एनजीओ बना लिए तो 50 आपसे कहेंगे आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। लेकिन भारत सरकार का जो बजट होता है उस बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटन है राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उसमें क्या करा जाता है, किन लोगों को बांटा जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो पृष्ठभूमि मैंने बनाई है उस पृष्ठभूमि के बाद इन मुकदमों की हालत क्या है और कौन कौन से मुकदमे इन पे चल रहे हैं, क्या उसकी लीगल स्थिति है, और उसमें अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या हम ये माने कि कोर्ट भी लीनियंट है या कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं लेना चाहती है, या कोर्ट भी इनके दादा परदादा के किए हुए एहसानों के तले दबी हुई है। अश्वनी भाई।